आपका सबसे पहला सिल्क रूट, मुझे आज तक उसका गाना याद है, जी डूबा डूबा रहता हूँ। तो जी कैसे जी सिल्क रूट बना? जी मैं हिमाचल से आया दिल्ली। हिमाचल में मैंने साइंस पढ़ा और जियोलॉजी पढ़ा आपने? जियोलॉजी, मैंने एमएससी किया जियोलॉजी में। और उसके बाद पिताजी ने कहा भाई और भी पढ़ाई कीजिए। मुझे लगा नहीं एमएससी हो गया अभी ठीक है, मेरा पढ़ाई में उतना था नहीं। मैं थिएटर में संगीत में मेरा इंटरेस्ट था, पर मैंने कहा चलो मास्टर्स तो कर लेता हूँ, एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद मैं दिल्ली आया तो यहाँ पर फिर 2-4 साल मैंने एडवर्टाइजिंग का काम किया। मैंने जिंगल्स बनाए अपने को सस्टेन करने के लिए इस बड़े शहर में। और यहाँ पर फिर मुझे जो मेरे मित्र मिले 2-3, तो हम वो भी म्यूजिशियन थे और हमने बैठ के फिर गीत बनाने शुरू कर दिए, अपने गीत बनाने शुरू कर दिए। वो फिर उस टाइम पे वो जो ग्रुप था उसका नाम हमने सिल्क रूट दिया। और वो जो गानों का संग्रह हमने किया 10 गानों का, सबसे पहले वो जो सबसे पहला एल्बम आया उसका नाम था बूंदे। 98 में वो रिलीज हुआ, जिसके गाने की आप अभी बात कर रहे जी थे। बिल्कुल, और मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है डूबा डूबा रहता हूँ। और मोहित चौहान मेरे सामने है और मैं डूबा डूबा रहता हूँ ना सुनूं तो जी ये जी मेरे साथ बड़ा अन्याय होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप भी गाते हैं सर? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं गाते बाथरूम आप? सिंगर भी नहीं हूँ मैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। पर आप साथ में गा दीजिएगा थोड़ा बिल्कुल सा। गुनगुना दूंगा मैं। ला 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 ला। डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। अब दिन गुजरते नहीं, रातें कटती नहीं, तेरी तस्वीर से बात बनती नहीं। ओ आजा ना जब बेवफा, डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी। आप किसके प्यार में डूबे हुए थे उस वक्त? मैं प्यार करने के प्यार में डूबा हुआ था। रियलिटी में नहीं था, पर इन लव विद द आइडिया ऑफ लव जिसको बोलते हैं। और मैं उन दिनों धर्मशाला में था जब मैंने ये गीत बनाया, मैं एमएससी कर रहा था। तो धर्मशाला आप गए होंगे, हाँ बिल्कुल गया। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं वहाँ। धौलाधार पे जब विंटर्स में बर्फ़ पड़ी होती है तो वो एक ज़िंदगी का जो रोमांस होता है उसमें मुझे था। और मैं क्लास में बैठता था तो मैं अपने क्लास फेलो जो मेरे मित्र थे मैं उनको बोलता था आप आज नोट्स थोड़े लेना, मैं खिड़की खोल के ना थोड़ा पहाड़ों का नज़ारा लूँगा आज क्लास में बैठ के लास्ट बेंच पे। तो ये गीत वहाँ लिखा, तो इट वाज लाइक दैट। जी मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि आप बड़े क्लीन गाने गाते हैं, जी आपने कभी डबल मीनिंग गाने नहीं गाए हैं। जी। इसका कारण क्या है? आपको क्या लगता है डबल मीनिंग गानों में क्या दिक्कत है? और थोड़ी मस्ती अगर थोड़ा फन हो जाए गानों के अंदर तो दिक्कत क्या है? सर देखिए मस्ती जैसे गाना सरकाई लोग हटिया जाड़ा लगे। ज़्यादा लगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पर ये है कि मस्ती बिना डबल मीनिंग के भी होती है बहुत बढ़िया। और मुझे ये एक ब्लेसिंग रही है कि मेरी जो ऑडियंस है ना, जब मैं कॉन्सर्ट में जाता हूँ तो मेरी ऑडियंस 10-12 साल से 80 साल तक होती है, 75-80 साल तक। जो लोग भी ऑडियंस, जितने भी बुजुर्ग लोग आते हैं, दे लव माई म्यूज़िक। मुझे लगता है कि मैं ऐसा गाना नहीं गाना चाहता जो आधी ऑडियंस को लगे कि ये ठीक नहीं है और कुछ लोगों को अच्छा लगे। पर मुझे मस्ती वाले गाने बहुत मिले हैं, जैसे पीलू है, मसक कली है। और रोमांटिक गाने मेरे बहुत हैं जो लोगों की यादों से, ज़िंदगी से बहुत जुड़े रहते हैं, जैसे डूबा डूबा भी। मुझे कई लोग मिले जिन्होंने कहा मैंने अपनी सहेली को डूबा डूबा सुनाया और उसके बाद उनसे बातचीत करी और उनसे शादी करी फिर बाद में। और जब शादी करी तो मैंने तुमसे ही गाया तो मैंने उनको इम्प्रेस किया। तो मेरे बहुत सारे गाने ऐसे हैं। और तो मुझे अच्छा लगता है जो, और जब मैं कॉन्सर्ट में जाता हूँ तो मेरे जितने गाने हैं लोग मेरे साथ गाते हैं सारे। तो मैं ऐसे गाने गाना चाहता हूँ जो एक वाइड ऑडियंस के लिए अच्छा रहे। और बाकी जैसा आपने गाना गाया है वो भी ठीक है, पर मैं ज़्यादा आपका काम आपको ही मुबारक हो, जी मेरे जी बस जी की बात नहीं है। जी जी। पर मेरे को डबल मीनिंग गानों का ऑफर भी आया है कई बार ना, जो मैंने गाना सुना तो मैंने कहा यार नहीं, मैं नहीं गा पाऊंगा ये, बिकॉज मैं उससे थोड़ा दूर रहता हूँ। हाँ, गाने भी बहुत अच्छे अच्छे बनाए बॉलीवुड ने। कुंडी ना खड़काओ राजा, जल्दी अंदर आओ राजा। जी लेकिन जी लेकिन जी जी चलिए मैं अब एक बड़े महत्वपूर्ण गाने की बात करता हूँ जो आपके करियर में एक बड़ा मुकाम लेकर आया। जी रॉकस्टार फिल्म साडा हक। जी ये जी साडा हक जो है वो रिबेलियन का जो है वो एक थीम सॉन्ग बन गया था, जी जी नेशनल एंथम बन गया था रिबेलियस कैरेक्टर जी का। जी ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो जी। ये गाना आपने क्यों चूज किया? देखिए वो रॉकस्टार जो फिल्म है उसमें रणबीर कपूर जो हैं वो उसके मेन कैरेक्टर उसमें प्ले कर रहे हैं।
उनका नाम फिल्म में जॉर्डन है। जॉर्डन जो है वो हरियाणा के हैं और यहीं दिल्ली कॉलेज में पढ़ते हैं उस फिल्म में। हाँ हाँ, और फिर देखिए उनका मैंने दिल टूट जाता है, फिर वो सिंगर बन जाते हैं। तो उनका वो जो कैरेक्टर घूमते फिरते फिर वो गुस्से में आ जाता है और वो रेबेलियन बन जाता है, तो उसका वो हिस्सा है, उसका उनकी जो स्टोरी का हिस्सा है वो, उसमें 13 गाने मुझे गाने को मिले। बिल्कुल। और वैसा प्रोजेक्ट जो है हिंदी फिल्मों में मिलना इम्पॉसिबल है। मुझे तो याद नहीं है कि किसी को 13 गाने फिल्म में गाने को मिले हैं। रिकॉर्ड है ये? बड़े बड़े मेरे ख्याल से रिकॉर्ड होगा सर। बड़े बड़े सिंगर्स हैं जिन्होंने 3 गाने गाए हैं, 4 गाने गाए हैं, किसी ने 5 गा दिए होंगे। 13 गाने जो भी रणबीर उस फिल्म में गाते हैं वो मेरी आवाज़ है। इम्तियाज अली साहब की मूवी थी ना? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी उसको कल्ट स्टेटस मिला हुआ है जी। वो री रिलीज हुई थी फिल्म अभी, तो जितनी पहली बार चली थी उससे भी वो मेरे ख्याल से 5 गुना इस बार चली है। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 बार, 10-10 बार फिल्म देखी है जाकर। 3-4 बार तो मैंने ही देखी है। जी आपने देखी है? 3-4 बार तो मैंने आप देखी इतने है। बिजी हैं तो आपने देखी। तो आप इमेजिन करो कि यंग बच्चे जो हैं वो कितना उसके संगीत से और उसके पूरे फिल्म के कलर से कितना उनको वो जो हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर एक गीत होता है ना, उस जी पर, जी वो जी बहुत जी ही जी शानदार है। क्या जी जी क्या जी सूफियाना कलाम है वो जी पूरा। जी जी बहुत ज़बरदस्त जी। औलिया साहब की शान में है वो जी। गाना। और उसके और भी गाने बहुत अच्छे हैं जी, जैसे जो भी मैं कहना चाहूँगा, बर्बाद करे अल्फाज मेरे, नादान परिंदे, घर बहुत, आजा। हाँ घर आजा, बहुत गाने हैं जी। और रॉकस्टार मेरे लिए बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट रहा। बल्कि जब इम्तियाज़ के मेरे मित्र थे, मैं उनके साथ जब भी मेट से पहला गाना मैंने गाया था उनके साथ। उसके बाद फिर दूरियां और लव आजकल और ये सब गीत गाए। तो जब रॉकस्टार बना रहे थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा यार मैं आपको गाना भेज रहा हूँ, तो ये गाना आपको गाना है, मैं नई फिल्म बना रहा हूँ रॉकस्टार नाम से। तो मैंने गाना भेज दिया उन्होंने। उसके बाद 4 दिन बाद एक और गाना भेज दिया, फिर 5 दिन बाद एक और गाना भेज दिया। तो मैं थोड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा कितने गाने भेज रहे हो? कहते नहीं, आपको ही सारे गाने गाने हैं। और रहमान साहब ने कहा कि मोहित को बुलाइए, वो उनसे गवाएंगे गाने। तो आई वाज सो थैंकफुल टू रहमान साहब एंड ऑफ कोर्स इम्तियाज़ जी कि उन्होंने मुझे मौका दिया रॉकस्टार में गाने का। एंड आज मैं जहाँ भी जाता हूँ तो रॉकस्टार के गीतों को बहुत बहुत प्यार करते हैं लोग, बहुत प्यार करते हैं। आप जियोलॉजी के बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। आपके दादाजी शास्त्रीय संगीत गाते थे, जी। वहाँ से आपने म्यूजिक पिक किया। आपने किसी भी तरह की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, नहीं ली। लेकिन कई सारे आप इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं। सेक्साफोन बजा लेते हैं, हारमोनिका बजा लेते हैं, जी, जी, इसके जी। अलावा गिटार बजा लेते हैं। जी, तो ये कैसे सीखा आपने? मेरे जो दादाजी थे वो वैसे तो पुराने वक्तों में तहसीलदार रहे, मजिस्ट्रेट रहे, लेकिन उनको गाने का बहुत शौक था और वो शास्त्रीय संगीत गाते थे वो। लेकिन वो सिर्फ बंद कमरे में गाते थे और वो बोलते थे कि ऐसा क्यों? वो पुराना जो रीति रिवाज होता था, भाई गाने को अपना जाके पैसा मत कमाओ, इंजीनियर बनो, जज बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन संगीत को अपने आत्मा के लिए रखो, सुकून के लिए। तो मुझे वो चीज़ घर कर गई। तो मैं बहुत वक्त तक संगीत को अपने आत्मा से ही लगा के घूमता था और मेरा उससे जो मेरा पूरा मिजाज था वो भी ऐसा ही रहा। और फिर मुझे थिएटर में भी बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं संगीत साथ में था पर मैं थिएटर करने लग गया। पर फिर ज़माना बदल गया, चीज़ें बदल गई, मैंने फिर अपना गाना बनाया और उन्हीं की वो सीख है कि आज मैं डबल मीनिंग गाना नहीं गाता हूँ, अपना गीत बनाता हूँ, पहाड़ों से इंस्पायर होकर बनाता हूँ, नदियों से इंस्पायर होकर बनाता हूँ।